नमस्कार दोस्तों। एपीएफसी और ईओ एओ के एग्जाम में जो करंट इवेंट्स का टॉपिक है उसके लिए हम लोग क्या करें। करंट इवेंट्स के टॉपिक को कवर करने के लिए कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने होंगे। करंट इवेंट्स को कवर करने के लिए एग्जाम से कितने महीने पहले तक का करंट अफेयर करना काफी होगा और किस डेप्थ तक जाना है करंट इवेंट्स को कवर करने के लिए। सो आइए गाइज आज डिस्कस करते हैं कि एपीएफसी और ईओ एओ के एग्जाम के लिए करंट इवेंट्स के लिए हमें करना क्या है। सो गाइज सबसे पहले हम लोग अपना सिलेबस देख लेते हैं कि अपने सिलेबस में जो कीवर्ड है वो हमें कैसे दिया हुआ है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एपीएफसी एग्जाम, ठीक है। और इस वाले सिलेबस में हम लोग देख सकते हैं द कीवर्ड इज करंट इवेंट्स, ठीक है। अगर ईओ एओ का सिलेबस देखें इसमें हमें दिया हुआ है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। पर आज के वीडियो में आज के सेशन में हम लोग सिर्फ करंट इवेंट्स की ही बात करेंगे। डेवलपमेंट इश्यूज के लिए देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो। सो गाइस शुरू करते हैं कि करंट इवेंट्स के लिए करना क्या है फॉर एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम। सो गाइस बाकी सारी वीडियोस की तरह हमारा अप्रोच सेम है कि पिछले सालों में करंट इवेंट से क्या होता आया है, कैसे पेपर में क्या दिया हुआ है, और उसी के बेस पे हम अपना बाउंड्री बनाते हैं। उसी के बेस पे हम सारे डिसीजन लेंगे कि करंट इवेंट्स को हमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है। सो अब इस बाउंड्री को बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सो लेट मी शेयर दैट विद यू, ठीक है। सो ऑफ कोर्स क्योंकि ईओ एओ और एपीएफसी का पेपर था, सो जो पुराने पेपर थे ईओ एओ के और एपीएफसी के लिए वो हम लोगों ने किए 2017 वाला, 2021 वाला ईओ एओ का, और एपीएफसी का 2016 वाला। एपीएफसी का पेपर 2012 2 4 का भी है पर वो इतना रेलेवेंट अभी नहीं है, यूपीएससी काफी बदल चुका है, इसलिए हमने उसका एक ही पेपर लिया है अपने एनालिसिस में। इसके अलावा यूपीएससी के जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं जिस और जिनमें एक कीवर्ड है करंट इवेंट्स या करंट अफेयर, उनके सवालों का भी हमने एनालिसिस किया अपनी बाउंड्री को बनाने के लिए। सो गाइस टू सम अप जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे दिया हुआ है, ये कुल मिला के 15 पेपर हैं जो पिछले 7-8 साल में यूपीएससी ने किए हैं फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, और जिसमें करंट अफेयर का टॉपिक था। आप देख भी सकते हो कौन सा पेपर है किस ईयर में हुआ है, ठीक है। सो गाइस हमने क्या किया, जो ये 15 पेपर हैं इन 15 पेपर का हमने एक एक करके हमने इनके सारे सवाल हमने देखे कि वो कहां से आया था, कब आया था, एग्जाम से कितने दिन पहले आया था, ठीक है। और इन 15 पेपर में आप खुद भी देख सकते हो देर आर 192 क्वेश्चंस। सो 192 क्वेश्चन है करंट अफेयर के इन 15 पेपर में। और ये 192 के बाद 192 क्वेश्चंस को हमने एक एक करके देखा कि क्या हो रहा है, कहां से क्या आ रहा है। अब वो कैसे देखा वो भी आपको मैं दो चार सवाल दिखा के मैं आपको दिखा देता हूं कि एक एक सवाल में हमने किया क्या एग्जैक्टली। जैसे अब ये वाला सवाल था एक, ठीक है, कि कमेटी वाज सेटअप। तो इससे हमें समझ में आया कि यूपीएससी में इंपोर्टेंट कमिटीज का सवाल भी बन सकता है। फिर एक ये वाला सवाल किसी स्कीम पे आया तो हमें गवर्नमेंट के स्कीम प्रोग्राम मिशन ये देखना है। फिर एक पॉलिसी पे आया, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 में आई थी। बाय द वे इस बात पे ध्यान दो, ये सवाल एपीएफसी में 2016 में आया लेकिन नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 वाली भी रेलेवेंट है, ओके। ऐसे जैसे 2017 में हेल्थ पॉलिसी आया था, अभी कुछ साल पहले ड्रोन का पॉलिसी आया था, तो ऐसे भारत सरकार कुछ कुछ पॉलिसी भी निकालती रहती है। तो ये वाला सवाल आया तो इससे हमें पता चला कि हमें पॉलिसी वाला चीज भी देखना है। फिर जैसे इंडिया ने अगर कोई एग्रीमेंट साइन किया है रिसेंटली विद अ फॉरेन कंट्री तो वो वाला, सो इंटरनेशनल अफेयर में एमओयू वगैरह हमें देखना है। तो इस तरह गाइज करके हमने एक एक करके, जैसे इकोनॉमिक सर्वे का सवाल आया और हमने सारे सवालों का हमने एक एक करके, ये प्राइजेस के ऊपर सवाल आया, अब मैं इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं। सो आइडिया जस्ट टू शो यू कि कैसे हमने हर एक सवाल से कुछ सीखने की कोशिश की। और टोटल हमने एनालिसिस कितने में किया, ये 192 क्वेश्चंस में हमने ये एनालिसिस किया टोटल, ठीक है। अब इस 192 क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद क्या कहानी बाहर निकल के आई। सो गाइस 192 क्वेश्चन और 15 पेपर यूपीएससी के एनालिसिस करने के बाद ये वाले टॉपिक्स हैं जिनसे करंट अफेयर का सवाल बनता है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको हो सके तो फोटो वोटो लेके आप इसको अपने पास कहीं से लिख भी सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड है उन्हें ये सब करने का नीड नहीं है, उन्हें क्या करना है, बस जो हम
तुम्हें देते हैं, चुपचाप वो पढ़ते जाना है। लेकिन जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप एक कीवर्ड नोट कर सकते हो कि कैसे कैसे कहां से क्या सवाल हमारा आया है। एक एक करके आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब गाइज आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं ये सारे टॉपिक कवर कर लूं, ये तो हमने अब एग्री कर लिया। अब अगली बात आती है कि ये सारे टॉपिक कितने टाइम के लिए करना काफी होगा, कि कितना टाइम फ्रेम क्या रखें हम अपना ड्यूरेशन में क्या रखें। सो गाइज फर्स्ट अ ब्रॉड डिस्क्लेमर कि कोई ऐसा फिक्स टाइम लिमिट नहीं होता कि जो हर एक साल कवर कर देगा, बट ब्रॉडली ब्रॉडली आपको अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल का आपको कवरेज करना है। तो आपका एग्जाम अगर कभी मिड 2023 के आसपास होगा तो हमारी ये सलाह है कि आपको जनवरी 2022 से लेके एग्जाम से 1 महीना पहले, एग्जाम -1 लिख देता हूं, जनवरी 2022 से लेके एग्जाम के 1 महीना पहले तक आपको करंट अफेयर कवर करना है, करंट इवेंट्स कवर करना है। ओके, जनवरी 2022 से आपको शुरू करना है। अब गाइज, अब इसमें एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल करंट अफेयर करने के लिए, तो उसमें कुछ चीजें 2 बार भी आ जाएंगी। जैसे कि एक बजट फरवरी 2022 में आ गया, एक बजट फरवरी 2023 में आ गया। तो जहां भी कोई चीज ऐसे रिपीट होती है उसमें जो बाद वाला है वो आपको कर लेना है। सो गाइस वंस अगेन, जनवरी 2022 से हम शुरू करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज रिपीट होती है तो पहले वाली को इग्नोर कर देना। जैसे कि अगर अगर कोई टूर्नामेंट है वो जनवरी 2022 में हुआ, या फिर कोई टूर्नामेंट है जो मार्च 2022 में हुआ, फिर दोबारा से वो टूर्नामेंट मार्च 2023 में हुआ, और हमारा पेपर कभी मिड 2023 में होगा, तो हमें क्या करना है, जो 2023 के मार्च वाले का विनर वगैरह जो भी वो सब याद करना है, और 2022 वाले को वी कैन इग्नोर। ओके, अनदर थिंग गाइज, कि जो अपनी स्कीम है, जो सरकार स्कीम पूछती है, उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। नरेगा मतलब कांग्रेस के जमाने में इतने साल पहले आया था, तो नरेगा भी तुम्हारे सिलेबस में है। सो दिस इज अबाउट करंट इवेंट। लेकिन जो प्रोमिनेंट स्कीम है भारत सरकार की, जो प्रोमिनेंट स्कीम है भारत सरकार की, वो आपको पहले वाली भी करनी है। उसके लिए टाइम लिमिट ये नहीं करना कि अगर कोई स्कीम 1.5 साल पहले लॉन्च हुई तो वही हमें इंक्लूड करनी है। इसलिए हम लोग स्कीम के लिए, डेवलपमेंट स्कीम के लिए एक सेपरेट बुकलेट आपको बना के देते हैं कि ये परमानेंट स्कीम है, और हर साल उस बुकलेट का हम रिवाइज हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। सो गाइज, अभी मैंने आपको ना 2 चीजें बताई। ओके, सो मैंने आपको 2 चीजें क्या बताई? पहली बात तो मैंने आपको यह बताया कि ये सारे टॉपिक करने हैं, और दूसरा मैंने बताया कि इस टाइम फ्रेम में करने हैं। सो ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं, प्लस मैंने आपको दिया एक टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कब कब से कब का दिया? जनवरी 2022 से लेके। अब अगर आप ये दोनों चीजें कर लोगे तो इससे आपको मिलेगा क्या? अगर आप ये दोनों चीजें कर लोगे, इससे आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% सवाल आपको इससे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे कि बाकी बाकी का क्या होगा, ठीक है। सो गाइस, बाकी 20-30% कहां है और उसको हम अलग से क्यों रख रहे हैं? जो बाकी 20-30% है ना, जो रिमेनिंग 20 से 30% है, वो कहां से आएगा? नंबर 1, कोई स्टैटिक जीके का सवाल उठ के आ जाएगा। स्टैटिक जीके मतलब कुछ भी। और मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूं कि जैसे ये वाला सवाल पूछ लिया, जोन रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर के बारे में ईपीएफओ ने अभी 2021 में जो पेपर पास सितंबर को हुआ था, कि जोनल रेलवे के जोनल हेडक्वार्टर कहां है, सेंट्रल ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न रेलवे का। अब ये करंट अफेयर का सवाल नहीं है, इट्स अ स्टैटिक जीके। और अनलेस कोई नागपुर में रहता है या कैलकाटा में रहता है, शायद उसको थोड़ा ज्यादा आइडिया होगा, अपने शहर के बारे में पता होता है। अदरवाइज बाकी लोगों का ये वाला सवाल, मतलब अगर है तो इंसिडेंटल नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि इसका तैयारी किया था और उसके बाद ये सवाल आ गया। सो अब ये स्टैटिक जीके का एक मैंने आपको एग्जांपल देके आपको बता दिया कि ऐसा सवाल बन सकता है, ठीक है। बाकी जो 20-30% है वो कहां से आएगा, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है वो कि कुछ ऐसा सवाल बना देगा यूपीएससी जो 1.5 साल से भी पहले का होगा। सो इसको मैं लिख देता हूं बियॉन्ड 1.5 ईयर्स, ठीक है। फिर तीसरी कैटेगरी, कोई इंटरनेशनल इवेंट्स दे देगा। अभी तक हम क्या आपको बता रहे हैं, आपको इंडियन इवेंट्स करने हैं प्लस इंटरनेशनल में वो इवेंट करने हैं जिससे इंडिया का लेना देना है। जैसे इंडिया ने कोई एमओयू साइन किया, या इंडिया ने कोई डिफेंस एक्सरसाइज की किसी कंट्री के साथ, तो वो करना है। लेकिन
कुछ ऐसा सवाल भी कभी का उठ के आ सकता है कि जो इंटरनेशनल करंट अफेयर से है, जैसे कि ये वाला सवाल आपको दिखाता हूं मैं। 2021 में आया ये वाला सवाल, ये देखिए कि कोई पेंटिंग थी कहाँ, इटली में, वो चोरी होगी और कोई, तो इस वाले पेंटिंग के ऊपर सवाल दे दिया 2021 में। अब अगेन ये वाला सवाल ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी कम है, अनलेस मतलब इंसिडेंटली आपको वो वाला बात का पता है। सो जो 20 से 30% है, वो वाले सवाल आएंगे इन एरियाज से, स्टैटिक जी के, या जो 1.5 साल से पीछे चला गया यूपीएससी, या जो कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर तुमने पढ़ना शुरू कर दिया। अब गाइज इस 20 से 30% को अगर आपको कवर करना है, अगर आपको इस 20 से 30% को अगर आपको कवर करना है, फिर देन करंट अफेयर्स इज अ अनलिमिटेड ओशन, फिर उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। इस बात को थोड़ा ऐसा आप समझ लीजिए कि इस 70 से 80% को कवर करने के लिए अगर आपको 100 घंटे लगते हैं, ठीक है, हाइपोथेटिकली मैं नंबर बता रहा हूं, बिकॉज ये सबके लिए वेरी करता है, कोई उसको 30 घंटे में कर लेगा, कोई 200 घंटे में करेगा, अप्रोक्सीमेट नंबर लेके बता रहा हूं। अगर 100 घंटे में तुम ये 70 से 80% कवर करते हो, सो रिमेनिंग 20 से 30 को करने में मे बी यू विल टेक 800 घंटे, बिकॉज इट्स अनलिमिटेड ओशन। इसलिए जो सिलेबस हम लोगों ने तुम्हारे लिए बनाया है, दैट इज अराउंड जो सिलेबस हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, दैट इज अराउंड दिस ओनली। और हम आपको क्या कहेंगे, ये करने से आप 70 से 80% के लेवल पे आप करंट इवेंट्स में चले जाओगे। बाकी 20 से 30% करना, तो फिर अगर आपने सब कर लिया, आप सब ज्ञानी बन चुके हो, सारे टॉपिक्स हो गए, फिर उसको छू सकते हो, क्योंकि हमारा पर्पज एग्जामिनर को करंट अफेयर के सारे सवाल ठीक करके इंप्रेस करना नहीं है, हमारा तो अपना स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। और करंट अफेयर का जो टॉपिक है उसमें आरओआई थोड़ा कम होता है, ठीक है, करंट अफेयर के टॉपिक में आरओआई कम होता है। अब इस बात को ना मैं आपको समझाता हूं कि करंट अफेयर में आरओआई कम होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसके ना दो मीनिंग है, इस आरओआई वाली बात के दो मीनिंग है जो हमें समझने होंगे, ठीक है। पहली बात कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 आपने 100 पेजेस आपने पढ़ाई किया कि किसका, करंट अफेयर का, ठीक है। सो हाइपोथेटिकली 100 पेजेस अगर किया, तो आपके 2 सवाल एग्जाम में आपके इससे आपको निकल के आ गए इतना सारा मेहनत करने से, यह है करंट अफेयर का। ऑन द अदर हैंड, अगर आप 100 पेजेस करते हैं मे बी पॉलिटी के या फिर जनरल साइंस के, तो हमारे शायद 6 सवाल आ जाएंगे पेपर में। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फॉर अ गिवन एफर्ट, करंट अफेयर के जो फाइनली सवाल ठीक होंगे वो कम होंगे देन एनी अदर टॉपिक। सो करंट अफेयर का आरओआई कम है। नॉट ओनली दिस, करंट अफेयर में जो मार्जिनल रिटर्न है वो भी कम है, दैट इज ऑल्सो डिमिनिशिंग। बाय द वे, तुम्हारे इकोनॉमी के सिलेबस में भी है, तुम्हें समझना भी होगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ठीक है, वो आपको बताएंगे हम क्लास में। लेकिन एपीएफसी वालों के सिलेबस में है, ईओ एओ के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, शायद दोनों में ही, आई थिंक, हाँ दोनों में ही है गाइस, दोनों में आपको पढ़ना होगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इसका मतलब क्या है, इसको ना मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सो अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो हम करते हैं हम 100 आवर्स का पढ़ाई करते हैं, और मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। अगर मैं 100 आवर्स का पढ़ाई किया, और किसके लिए मैंने पढ़ाई किया, मे बी फॉर जनरल साइंस, जीएस, जनरल साइंस लिख देता हूं, जनरल साइंस, जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स है अपना 10th 11th 12th की। 100 आवर्स का मैंने पढ़ाई किया, और मेरे जनरल साइंस के मेरे सवाल ठीक हो गए 5 एग्जाम में, ठीक है। अगर मैं इस जनरल साइंस पे 200 घंटे लगा दूंगा, तो मेरे सवाल ठीक हो जाएंगे 10। अगर मैं 300 लगा दूंगा तो मेरे सवाल ठीक हो जाएंगे 15। सो दिस इज हाउ यू गेट द रिटर्न ऑन एडिशनल एफर्ट इन जनरल साइंस, ठीक है। अब अगर यही चीज मैं करंट अफेयर के लिए देखूं, ठीक है, अगर मैं पहले 100 आवर्स का एफर्ट लगाता हूं, तो मेरे 5 सवाल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोमिनेंट वाला करंट अफेयर है जो मैंने बताया है। उसके बाद अगर आप अनलिमिटेड ओशन वाली कैटेगरी में घुसते हो, जहां से 20-30% है, तो अगले जो 100 आवर्स का पढ़ाई है उसमें 5 सवाल नहीं ठीक होंगे, प्रोबेबली 2 सवाल ठीक होंगे। अगले 100 आवर्स में शायद एक ही सवाल ठीक होगा। सो द एफर्ट ऑफ एडिशनल रिटर्न इज नॉट प्रपोर्शनेट इन केस ऑफ करंट अफेयर्स। सो ये दो बातें बता के मोटा मोटा समरी क्या है कि करंट अफेयर में ना आरओआई कम है। आरओआई मतलब मेहनत के बाद जो नंबर आएंगे वो तुम्हारे
कम आएंगे इन कंपैरिजन टू उतनी मेहनत हम किसी और टॉपिक में डालेंगे। इस बात से हम लोग एग्री करते हैं। हमें करंट अफेयर के सवाल करके एग्जामिनर को इंप्रेस नहीं करना, हमें तो अपने नंबर मैक्सिमाइज करने हैं। किस झाड़ी में खरगोश है हमें तो वो ढूंढ ढूंढ के बस इकट्ठा करना है। हमें ये नहीं करना है कि इसमें मुझे एक्सपर्ट बनना, नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट पुटिंग एफर्ट इन दोज एरिया जहां से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है, सो क्योंकि आरओआई की ये वाली स्टोरी है थ्रू दीज 2 पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस किए, तो इससे हम कंक्लूड क्या करते हैं कि हमें अपना जो प्रिपरेशन का प्लान है ना, उसको हमें ऑप्टिमाइज करना होगा। ठीक है, अब तुम लोग कहोगे कि ये क्या अंग्रेजी ऑप्टिमाइज देके चले गए, इसका थोड़ा समझ लें कि करना क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए कि करंट अफेयर के लिए अब करना क्या है। ठीक है, सो गाइस 3-4 चीजें हैं। पहली बात कि इसका जो करंट अफेयर है ना, दैट इज फैक्चुअल इन नेचर। फैक्चुअल इन नेचर का मतलब है कि चीजों का इंटरप्रिटेशन और ये सब तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, कि उनके जो डिसीजंस के हैं या कोई इवेंट्स है उनका इंप्लीकेशन के अंदर जाने की नीड नहीं है। दैट इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दैट इज अ फैक्चुअल करंट अफेयर। तो फैक्चुअल का मतलब क्या है, मुझे ध्यान से सुनना, कि हमें क्या नहीं करना है। हमें यह नहीं करना है कि हम कम पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें, नहीं, हमें क्या करना है, ज्यादा पढ़ें पर ऊपर ऊपर से पढ़ें। वंस अगेन आई रिपीट, मोर कवरेज लेस डेप्थ इज समथिंग विच वी हैव टू डू। व्हाट वी डू नॉट हैव टू डू इज लेस कवरेज एंड मोर डेप्थ, बिकॉज इट्स फैक्चुअल इन नेचर। दूसरी बात, बिकॉज करंट अफेयर्स इज फैक्चुअल इन नेचर, बिकॉज करंट अफेयर्स इज फैक्चुअल इन नेचर, जो इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए तुम्हें कोचिंग के पीछे नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? क्योंकि टीचर अगर आपको बताता है कि विंबलडन किसने जीता, या बुकर प्राइज का विनर कौन है, या इससे क्या ट्रीटी हुई, सो टीचर कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है इन कंपैरिजन टू उस बात को आप खुद से पढ़ लोगे। देर इज नो वैल्यू विच टीचर इज एडिंग। आप खुद से पढ़ के जो समझते हो वही टीचर अपने मुंह से बोलता है। इसलिए करंट इवेंट्स के लिए आपको जो कोचिंग क्लासेस है ना, जो कोचिंग क्लासेस हैं, उसके पीछे आपको नहीं भागना है। इनफैक्ट आई लेट मी टेल यू समथिंग, जो अगर आप करंट इवेंट्स के लिए क्लास लगाते हो, इट इज काउंटर प्रोडक्टिव, उल्टा आपको नुकसान करती है। मैं बताता हूं कैसे करती है। यूट्यूब पे जाओ, कोई भी वीडियो खोल लो, इतना सारा ज्ञान बट रहा है वहां करंट अफेयर्स का। तुम्हें देखा टीचर आएगा, 1 घंटे का क्लास होगा और करंट अफेयर के 15 सवाल करके टीचर अपना चला जाएगा, मे भी 10 सवाल 7 सवाल करके चला जाएगा। अगर टीचर 1 घंटे में करंट इवेंट्स की 10 बातें आपको बताता है और आप खुद से अगर पढ़ोगे, शायद आप 1 घंटे में 40 चीजें कवर कर सकते हो। देयरफॉर करंट इवेंट्स के लिए एंड फॉर दिस एग्जाम, जहां की फैक्चुअल नॉलेज का नीड है, तुम लोगों को कोचिंग नहीं लेना, खुद से पढ़ने की आदत डालो। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव राइट रिसोर्सेज विद यू, उसके बाद पढ़ाई खुद से करना है। इनफैक्ट सिर्फ इसी कारण से हम लोग करंट इवेंट्स का क्लासेस करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू नहीं है। हमें आगे नहीं रिपीट करते रहना तुम्हारा और अपना खुद का दोनों का टाइम खराब करना है। जहां समझाने वाली चीजें होती हैं, जैसे कि लेबर लॉज, अकाउंटिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जहां वैल्यू ऐड होती है, तो वहां हम क्लासेस करते हैं। करंट इवेंट्स के हम कभी क्लासेस करते नहीं है फॉर दिस एग्जाम। हालांकि अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस लिख रहे होते, देन यस टीचर का वैल्यू है। क्यों है? क्योंकि वहां हमें इंप्लीकेशन समझना है, वहां हमें चीजों को कनेक्ट कैसे करते हैं वो समझना है, इसलिए उसमें नीड थी। बट फॉर दिस एग्जाम आपको इस वाली कहानी में नहीं जाना है। ठीक है, अब गाइस जो हम लोग जो करंट अफेयर बनाते हैं एट ह्यूमन पेरिटस, ठीक है, हम लोग जो करंट एट ह्यूमन पेरिटस, वो हमने इसी अप्रोच से बनाया जिस अप्रोच से मैंने आपको अभी पूरा वीडियो में समझाया है। ठीक है, सो एक बार आपको दिखा भी देता हूं। आप एक काम भी कर सकते हो कि आप ना यू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस। सो वेबसाइट पे जाओगे तो यहां आपको एक पेज दिखाई देगा, एपीएफसी ईओए, इस पेज पे आप चले जाओ। ठीक है, सो इस पेज पे जाने के बाद अगर आप नीचे जाओगे, कुछ बुकलेट्स का सैंपल दिया हुआ है, इसमें करंट इवेंट्स का भी सैंपल है। ठीक है, वहां जाना, इसको क्लिक करना, एक बुकलेट आपके सामने खुलेगी। ठीक है, तो इसमें ना अच्छे खासे आई थिंक 30-40 पन्ने दिए हुए हैं, तो कुछ पेजेस से आप देख भी लो इसमें से
कि करंट अफेयर कैसे हमने कंपाइल किया और कैसे आपको पढ़ना है। टेबल ऑफ कंटेंट में इंडेक्स पेज भी देख लेना कि करंट अफेयर में हमने क्या क्या कवर किया है, एंड देन लुक कैसे कंसोलिडेट करके फैक्चुअल के तरीके से ही हमने अपना करंट अफेयर बनाया। इसको आप कर सकते हो। बाय द वे, अब जो हमने आपको ये बुकलेट दिखाई है और जो ये स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं जिससे हमने पूरा करंट अफेयर बनाया है, ठीक है, तो इस वाली अप्रोच से ही हमने 2021 में जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था और जो बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम भी होते हैं, सिर्फ ईपीएफओ या एपीएफसी की बात नहीं है, सबके लिए हम अपना करंट अफेयर इसी अप्रोच से हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब जो 2021 में करंट अफेयर का जो पेपर हुआ उसमें इसी अप्रोच से हमने सारा करंट अफेयर बनाया और 15 सवाल आए करंट के, 15 में से 7 सवाल उसमें से ही आए थे करंट अफेयर के, विच वी कंसिडर इज अ वेरी गुड हिट रेट। ओके, इट्स अ वेरी गुड कन्वर्जन रेट कंसिडरिंग की। क्यों मैं बोल रहा हूं वेरी गुड? क्योंकि हमने आपको अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस पढ़ने को दिए थे, सिर्फ 300 पेजेस पढ़ने को दिए थे और उसमें से भी 7 सवाल आ गए थे। सो दिस वाज अ वेरी गुड आरओआई। करंट अफेयर में तुम कभी 15 में से 12-13 तो टारगेट कर ही नहीं पाओगे। अगर तुम करंट अफेयर में आधे सवाल भी ठीक कर लेते हो, वेरी गुड। क्योंकि कुछ तो ऐसे भी आएंगे जैसे रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर पूछ लिया या वो इटली का पेंटिंग पूछ लिया, वो तो आप कर ही नहीं पाओगे। सो दिस अप्रोच वर्क्स वेरी वेल जो हमने अब तक किया है। ठीक है, सो करंट इवेंट्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सबके पास अपना ज्ञान है। एनीवे यूपीएससी के सब लोग काफी ज्ञानी होते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। ठीक है, लेकिन इस वाली अप्रोच से जो मैंने आपको बताया है, कंसीडरिंग कि आपके सिलेबस में 15 और भी सब टॉपिक्स हैं, वो भी आपको कवर करना है और वहां से नंबर भी आएंगे। करंट अफेयर आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। उसमें तो यह है कि जितना कर सकते हैं चलो मैक्सिमाइज कर लेते हैं, उससे हमारा सिलेक्शन या रिजेक्शन डिसाइड नहीं होगा। सो इफ यू लाइक दिस अप्रोच जो हमने बताया, यू कैन अडॉप्ट इट, अदरवाइज यू कैन स्पेंड मोर टाइम और दूसरा अप्रोच आप लोग देख सकते हो जो आपको उचित लगता है। बट विद दिस अप्रोच फॉर करंट अफेयर यू कैन डिपेंड अपॉन अस, और इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक छूने का नीड नहीं है। इनफैक्ट आपको अखबार भी पढ़ने का जरूरत नहीं है विद दिस अप्रोच जो हम आपको करंट अफेयर देंगे, जिसका मैंने सैंपल भी दिखाया। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूं कि अखबार जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि रिटर्न तो हम पास करवा देंगे करंट अफेयर में जो आएगा, कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। इंटरव्यू में यू शुड हैव सम ओपिनियन अबाउट की हो क्या रहा दुनिया में। सो दैट इज द डे व्हेन यू विल बी ब्लैंक। इसलिए अखबार पढ़ते रहिए, बट रिटर्न की रिक्वायरमेंट के परस्पेक्टिव से जो उसकी नीड है उसके लिए तो हम लोग भी काफी हैं। ठीक है, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट करंट अफेयर फॉर एपीएफसी एंड ईओ एओ एग्जाम ऑफ यूपीएससी। let me take you through how you guys will cover the entire syllabus with human peritus over next 4 months. So this is the syllabus for APFC exam and this is the syllabus for EO exam. अब this syllabus has approximately 15 keywords in it. अब हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो 15 कीवर्ड हैं इनके अराउंड हमने एक पूरा डिटेल्ड बाउंड्री ऑफ सिलेबस बनाया है। सो जो 15 कीवर्ड ऑफ द सिलेबस हैं इसको हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया है इन अप्रोक्सीमेटली 200 सब टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको क्या करना है। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ वन कीवर्ड। सो मैं एग्जांपल लेता हूं लेबर लॉज, और हम लेबर लॉज के अंदर एक सब टॉपिक ले लेते हैं, मे बी आई टेक फैक्ट्रीज एक्ट। अब आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोग फॉर द सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948 यू विल कवर दिस थ्रू अवर कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स। ये वाली कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स आपके घर आएगी कैसे? कोरियर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यू विल फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली यू विल गो थ्रू अ वीडियो क्लास। ठीक है, नाउ अब ये वीडियो क्लास आप देख सकते हो मे बी इन अ लाइव क्लास विद द टीचर, या फिर आप रिकॉर्डेड वर्जन भी आप इसको देख सकते हो। बोथ आर इक्वली गुड। ठीक है, अब क्लास में करने का क्या फायदा होगा, वीडियो क्लास में आने से क्या आपको फायदा होगा इन कंपैरिजन टू द बुकलेट? ऑफ कोर्स सबसे पहली बात तो टीचर विल एड इट्स ओन वैल्यू। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्रीज एक्ट का इनाम लेता हूं, टीचर माइट टेल यू कि आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि आपको पेनल्टी के प्रोविजन याद करने का जरूरत नहीं है। टीचर माइट टेल यू कि कैंटीन के प्रोविजन या शेड्यूल्स के नाम याद कर लीजिए, इसका एग्जाम में बार बार सवाल आता है। या फिर अमेंडमेंट्स में, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स में क्या क्या जरूरी
चीजें हैं। सो टीचर विल हैव इट्स ओन वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, जो भी आप सब टॉपिक जो भी आप कवर कर रहे हो। बट उसके अलावा वीडियो क्लास में जाने के ना दो फायदे होंगे। नंबर वन, कि थिंग्स विल बिकम फास्टर फॉर यू। अगर आप खुद से पढ़ के फैक्ट्रीज एक्ट को 5 घंटे में समझते हो, सो टीचर माइट डू इट इन 2 आवर्स। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड थिंग, टीचर विल आल्सो मेक इट इजियर फॉर यू, स्पेशली बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, जैसे आपके अकाउंटिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेबर लॉज है, आईआर है। सो जहां जहां कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की नीड है, देयर टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू। सो टीचर 3 वैल्यू क्लास में लेके आएगा। नंबर वन, कि कुछ बातें जो टीचर का एक वैल्यू होता है क्लास में ऐड करने का, ये कम करो, ये ज्यादा करो, इसको हटा दो, ये ऐसे कर दो, ठीक है। नंबर टू, टीचर विल मेक इट फास्टर फॉर यू। नंबर थ्री, टीचर विल मेक इट इजियर फॉर यू, ठीक है। सो गाइस, अब हमने क्या किया कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के टॉपिक को हमने कवर कर लिया, पहले प्रिंटेड बुकलेट से, और फिर हमने उसको वीडियो क्लास से हमने उसको कवर कर लिया। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इस टॉपिक को कवर कर लिया वीडियो क्लास से, और उसके बाद हम प्रिंटेड बुकलेट पे चले गए। बोथ आर इक्वली गुड, जैसे ही आपको कंफर्टेबल है, यू कैन गो थ्रू आइदर ऑफ दीज मेथड्स, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आप जाओगे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पर फॉर दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ओनली। सो हमने क्या किया है कि ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म फैक्ट्रीज एक्ट के लिए हमने एक स्पेशल सेक्शनल टेस्ट हम लोगों ने बना दिया है। मतलब पूरे सिलेबस के जो 200 मैंने सब टॉपिक बताए हैं, सब के लिए हमने ऐसे सेक्शनल टेस्ट बना दिए हैं, जिसमें 50 सवाल हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं। सो टोटल मिला के दीज आर अप्रोक्सीमेटली 14,000 क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल, हमने फैक्ट्रीज एक्ट के वहां हमारे हैं 80 क्वेश्चन है, ठीक है। अब गाइज, ये जो 80 सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के, ये कोई रैंडम सवाल नहीं, हम लोगों ने क्रिएट करके इकट्ठे करके नहीं रख दिया, ऐसा नहीं है। ये जो सवाल है फैक्ट्रीज एक्ट के 80, एंड दिस गोज फॉर ऑल द सब टॉपिक्स, दिस विल कवर कि पिछले सालों में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में जितने भी सवाल आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट पे, वो सारे इसमें कवर होंगे। किसी भी एग्जाम में, बाय द वे, सिर्फ एपीएफसी और ईओ की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम में भी जहां लेबर लॉ आता है, उसके सारे सवाल इसमें होंगे। जैसे एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोगों ने सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीडीएस और सीसेट के सवाल भी यूपीएससी के इसके अंदर आपको मिलेंगे, और सारे एक दो नहीं, जितने भी आए हैं अब तक के, कंसीडरिंग की उनमें से जो जो आपके लिए रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि सवाल वहां है तो हमने उसको एकदम रख दिया है, हमने देखा रेलेवेंट है नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीडीएस के पेपर में सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आता है, या फिर उसमें सवाल ट्रिग्नोमेट्री का भी आता है। सो उसको हम देखते हैं कि आपके रेलेवेंट है नहीं है, तो उसको हमने हटा दिया है। सो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सेक्शनल टेस्ट में जो सवाल हैं, इसमें पिछले सालों के यूपीएससी के किसी भी एग्जाम के, गाइस अगेन कॉन्फिडेंटली आई एम सेइंग, किसी भी एग्जाम के इसमें सारे के सारे सवाल हैं, ठीक है। सो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, कि हमारे स्टूडेंट ही करते हैं, कि मैंने सिर्फ बुकलेट कवर कर लिया या मैंने वीडियो क्लास देख लिया और मैं पेपर देने चला गया। ऐसा मत करना। अगर आप ऐसे करते हो तो हमारे साथ जाना बेकार है। देयर इज नो वैल्यू विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अस। आप कुछ भी करो, ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म के एक एक करके सारे सवाल आपको जरूर लगाने हैं। सेकंड थिंग, हर एक सवाल के साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आपको हर सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से भी गो थ्रू करना है। सो गाइज, एक बार अब मैंने क्या किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट का सब टॉपिक था, उसको मैंने पहले प्रिंटेड बुकलेट, फिर वीडियो क्लास, और फिर मैंने सेक्शनल टेस्ट से 3 जगह से मैंने इसको कवर कर लिया। दिस इज माय जर्नी फॉर दैट पर्टिकुलर सब टॉपिक। अब ये जर्नी आपको रिपीट करनी है फॉर द एंटायर सिलेबस। 200 जो सब टॉपिक्स मैंने आपको बताए, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 15 कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, ठीक है। एक बार जब आप ये 200 के 200 कर लेते हो, उसके बाद यू विल मूव ऑन टू द मॉक टेस्ट, सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। अब मॉक टेस्ट का उद्देश्य कुछ नया सिखाना नहीं है आपको। मॉक टेस्ट इज नॉट फॉर लर्निंग, और न ही मॉक टेस्ट का उद्देश्य यह है कि आपने हमारा मॉक टेस्ट दिया तो इसमें से एक्चुअल पेपर में सवाल आ जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। मॉक टेस्ट का एक छोटा सा लिमिटेड पर्पज है कि एग्जाम वाले दिन के लिए हम टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब चीजें हम अच्छे से समझ जाएं। सीखा पहले चुके हो,
मॉक टेस्ट का उद्देश्य, हम लोग आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन हमारा ऐसा मानना है अगर आप 2-3 भी कर लोगे उतना ही काफी है ये हाइजीन फैक्टर सीखने के लिए, कि कैसे मुझे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, या मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, मोटा मोटा आप ये देखने के लिए ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा टाइम अपने पास है, गो थ्रू दीज 3 कंपोनेंट्स, देयर यू विल गेट द मोर वैल्यू देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। ठीक है। सो गाइज, इसके अलावा आपने 4 चीजें की। नंबर 1 प्रिंटेड बुकलेट, देन वीडियो क्लास, देन सेक्शनल टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, और फाइनली आपने मॉक टेस्ट लिखे। इसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, आपको कोई दूसरा पेपर, दूसरा टेस्ट सीरीज, पिछला पीवाईक्यू कुछ भी नहीं छूना है, नथिंग एल्स। और हम काफी कॉन्फिडेंटली आपके ये वाली बात बोल रहे हैं। अगर आपने एक बार हमारा सारा सिलेबस खत्म कर लिया है, तब भी आपको इसी को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करना है, कुछ और नहीं करना है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी के एग्जाम में सवाल आएंगे, हम पिछले इतने सालों से करते आ रहे हैं, डोंट वरी, अब डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अनदर थिंग, इस सारे कोर्स में करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, और जैसा यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में करंट अफेयर का रिक्वायरमेंट है, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज बाय द वे, उसी अप्रोच से हम लोगों ने करंट अफेयर ये बनाया है। तो आपको करंट अफेयर के लिए भी कुछ अखबार या कुछ और चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो विल एडवाइज यू कि आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ो, बिकॉज कल को आपको इंटरव्यू भी देना है, सो आपको अपना एक ब्रॉड थिंकिंग भी डेवलप करना है अपने इश्यूज को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, दैट विल हेल्प यू। बट फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, आपको करंट अफेयर इज ऑल्सो अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको उसका परवाह करने का नीड नहीं है। सो लेट मी नाउ टेल यू कि आप लोगों को करना क्या है। So go on the website of Human Paetus, go to this link APFC and EO exam। ठीक है। एक बार आप जब इस पेज पे आओगे, सबसे पहली बात, आप इस पेज को पहली लाइन से आखिरी लाइन तक आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग FAQs, कुछ भी मत छोड़िए। सो गो थ्रू एवरीथिंग बिफोर एनरोलिंग विद अस। अनदर थिंग, गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों ने कैसे पूरा कंटेंट बनाया है। सो गो थ्रू सम ऑफ द सैंपल बुकलेट्स। इसके अलावा आपको एक चीज और भी करनी है, आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द classes which are given over here. Look at this section, assess the quality of teaching in classes. So इसमें से हमने डिफरेंट टॉपिक्स का, जैसे लेबर लॉज का, डेवलपमेंट इश्यूज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इनका हमने एक एक करके कुछ क्लास डाल दिया है। तो इसमें से 1-2 क्लास आप चला के भी देख लीजिए कि हम लोग कैसे आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एंड वेदर यू आर liking it or not। ठीक है। सो वंस यू हैव डन दैट एंड इफ यू फील यू आर कॉन्फिडेंट विद अस, आपको वेबसाइट से जाना है एंड यू कैन पे ऑनलाइन एंड यू कैन एनरोल विद अस। ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट, you want to discuss anything, there is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp chat. उस पर आप क्लिक कीजिए, get connected and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.